हमसे मुखलिफ रहा होता तो हम उसी हीरे जवाहरात में तोल सकते थे। अली यार खान तुम लोगों के लिए इतना हम है? मैंने उससे पूछा मगर मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। उसके वहम और गुमान भी नहीं होगा तो वो अली यार खान ही से बात कर रही है। इस सभी व्याला क्लारा ने एक ठंडी सांस ली। मालूम नहीं वो इस कदर खुशकिस्मत क्यों है कि हमारे हमलों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वो खुशकिस्मत नहीं है मादाम क्लारा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि खुशकिस्मती पर मुझे यकीन नहीं है। अगर पूरे एतमाद से किसी काम में हाथ डाला जाए तो नाकामी पैदा ही नहीं होती। तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है कि खौफ आदमी को नाकामी से हमकिनार करता है। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दोस्तों हमारे आदमी भी उसके मुकाबले आते हैं तो उनके ज़हनों में पहला खौफ नाकामी का ही होता है और इसमें उनका कसूर नहीं। अली यार खान तो हम लोगों के लिए हवा की तरह बना हुआ है। गोटेल में विल्सन और ग्राम के जरिए उसकी कार में हमने बम फिट कराया। उसमें तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमने उस कार में बम फिट करा दिया था जिसमें उसे मरना था। कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते ही उसके पर खचे उड़ जाते और साथ ही हमेशा के लिए अली यार खान से भी जान छूट जाती। फिर जानते हो क्या हुआ? उसने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। उसने अपने लिए और कार तरब कर ली और बकिया सफर उसमें किया। नतीजा एक गैर मुतल्लक आदमी मारा गया और खुद वो अपनी साथी के साथ साफ बचकर निकल गया। इसे तुम क्या कहोगे? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखकर कहा। मैं तुमसे सवाल करता हूँ क्लारा, क्या इत्तफाक ऐन उसी वक्त ज़हूर पजीर हो सकता है जब तुम्हें जरूरत थी उसकी? मैं तुमसे सवाल करता हूँ क्लारा, क्या ऐन उसी वक्त इत्तफाक हो सकता है? क्लारा ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। इसे इत्तफाक ही क्यों कहेंगे? उसने कहा। ये सब फजूल और वाहियात बातें हैं और अगर होती हैं तो उसी आदमी से बड़ा मानना पड़ेगा और मैं हरगिज़ ये बात मानने को तैयार नहीं कि कोई बेजान चीज मुझ से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे आदमियों की कारकर्दगी नाकिस थी? क्लारा ने झिंझला कर कहा। अगर नहीं तो फिर वो बच कैसे गया? ऐसे इत्तफाक नहीं तो फिर और क्या कहेंगे? नाराज होने की जरूरत नहीं। उसका बचना इत्तफाक इसलिए नहीं हो सकता कि वो पहले से होशियार था। ये बात यकीनी है कि किसी शुबे के बायस ही उसने दूसरी गाड़ी तलब की होगी। जरूर तुम्हारे आदमियों से कोई लगदश हुई है। ये नामुमकिन है। मेरे आदमी अपने कामों के माहिर हैं, उनसे लगदश हो ही नहीं सकती। अगर उनसे लगदश दई हुई तो भी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने उठते हुए कहा। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे आदमियों में कोई कमी है तब मुझे तलब कर लेना। बसूरत दीगर मेरी जरूरत ही कुछ नहीं। बैठ जाओ मिस्टर एडम, क्लारा ने सर्द लहजे में कहा। हमने तुम्हारी खिदमत हासिल की हैं, तुम्हें इस तरह बगैर याद नहीं उठना चाहिए। कहाँ तो ये दावे दे कि तुम मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दोगी और कहाँ ये हाल है कि चंद मिनट के अंदर अंदर मुझ पर हुक्म भी चलाना शुरू कर दिया। मैंने तंदिया लहजे में कहा और क्लारा फौरन ही संभल गई। मुझे अफसोस है, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। मेरा रवैया वाकई नामुनासिब था मगर मैं क्या करूं? अली यार खान के जिक्र पर मेरा तुराना खून तेज होने लगता है और खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। मैं दोबारा बैठ गया। कोई बात नहीं क्लारा, मैंने हम दर्जाना अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी इस कैफियत को समझ सकता हूँ लेकिन कामयाबियां हासिल करने के लिए अपनी खामियों पर नजर रखना भी तो जरूरी है। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई ये मैं इत्तफाक नहीं हो सकता। जरूर उन दोनों मरदूदों से कोई गलती हो गई है। हमने उन्हें बड़े बड़े मुआवजे दिए और ये मामूली जिम्मेदारियां भी पूरी वो नहीं कर सके। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे काम निपटा दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले तुम रीना से निमटना पसंद करोगी। मुझे यकीन नहीं आता कि हम कभी रीना का सुराग भी लगा सकेंगे। उसने तुमसे फोन पर बात की तो क्या तुमने उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? वो बहुत चालाक है, टेलीफोन बूथ से बात करती है और वो भी मुख्तलिफ जगहों से। मैंने शहर भर के टेलीफोन बूथों के गिर्द अपने आदमी फैला दिए हैं ताकि वो जहां से भी बात करे हमारे आदमियों की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन मालूम है उसका नतीजा क्या हुआ? हमारा एक आदमी मारा गया और उसके बाद उसने मुझसे ट्रांसमीटर पर बात की। मैं हैरान हूं कि उसे मेरी फ्रीक्वेंसी का इल्म किस तरह हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना तुम्हारे आदमी डेविड रियान की जबान खुलवाने में कामयाब हो गई हो और उसके जरिए उसने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली हो। रीना ने डेविड से मेरी बात कराई थी। डेविड के लहजे में जो ताजगी थी इससे कभी नहीं मालूम होता था कि उस पर तशद्दुद किया गया है। लेकिन ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तब भी ये सवाल तो अपनी जगह कायम रहेगा कि रीना को ऐसी दूसरी बहुत सी बातें किस तरह मालूम हुई तो चंद अफराद के सिवा किसी के इल्म में भी नहीं थी। मेरा ख्याल इस मसले को बाद के लिए उठा रखेंगे। रीना ज़नोमन की मालूमात का जरिया क्या है? पहले तो उसे गिरफ्त में लेने के लिए कोई अमली कदम उठाना जरूरी है। मैंने ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया है, अब देखना यह है कि तुम क्या तीर मारते हो। तीर जरूर चलेगा क्लारा और निशाने पर भी बैठेगा, लेकिन उसके लिए मुझे काम करने की आजादी मिलनी जरूरी है।
इससे ज्यादा और तुम किस बात की ख्वाहिशमंद हो? क्या ने आंख बंद करके तुम पर एतबार कर लिया और तुम इस वक्त मादाम क्लारा की ख्वाबगाह में मौजूद हो, जबकि मेरे माताओं से शायद ही चंद ऐसी हों जिन्होंने मेरी ख्वाबगाह में कदम भी रखा हो। वो ठीक कह रही थी। उसने वाकई मुझ पर आंख बंद करके एतबार किया था, लेकिन यह मुझ पर कोई एहसान नहीं था। उसने अपनी गर्व के लिए ऐसा किया था। बैरियार खान ना होता तब भी मुझे उससे हमदर्दी ना महसूस होती। या तो खैर मामला ही दूसरा था। उसकी हैसियत मेरे लिए एक निशाने राह से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो मेरी मंजिल नहीं थी। मुझे तो उसे रोनते हुए आगे बढ़ जाना था, लेकिन मैं जानता था कि अभी उसे रोने का वक्त नहीं आया। अभी तो मुझे तहम्मुल का मुताला करना था। कुछ शर्म नहीं था कि रैंजल खुद वहां मौजूद होता और मेरी एक हरकत उसकी नजर में होती। क्लारा ने बगैर किसी मजबूती के तो मुझे अपनी ख्वाबगाह में तलब नहीं कर लिया होगा। मैंने उसे देखकर जिस वारवतगी का मुताला किया था, उसके बाद तो मेरा यहाँ तलब किया जाना एक तीर से दो शिकार करने के मुतरादिफ भी हो सकता था। मैं ये तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि मैं यहाँ कोई और अजनबी ख्वाब हो कितना ही बासलाहियत क्यों ना हो, यूं यकायक मोतबर हो सकता है, और वो भी ईगल के कारिंदों की नजरों में। यकीनन ये भी कोई इम्तिहान ही था। मैदान अमल में उतारने से कबल मेरी हर तरह से आजमाइश की जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी औकात भूलकर क्लारा के साथ दस्तरादी पर उतर आऊं। वो इतनी हुसीन थी कि जरा सा मौका मिलने पर कोई भी आपे से बाहर हो सकता था। और फिर मेरे साथ उसका अंदाज जिस किस्म की बेतकल्फी से हुआ था, बल्कि एक इतबार से तरगीब अमेज भी था। उसके पेश नजर मेरे लिए यह दावा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि अभी मैं आजमाइशी मराहिल में हूँ। यह भी मुमकिन था कि मैं दस्तरादी तो ना करता, मगर उसे लूटने की कोशिश कर बैठता। मगर मैं इतना अहमद था कब? मेरे सामने तो बड़े बड़े मकासद थे। मैं ठंडा करके खाने का आदी था। बिलवरन मेरे अंदाजे गलत होते और उसे हलाक करने का मौका होता, तब भी मैं ये हमाकत ना करता। आखिर मुझे यहाँ से बाहर भी तो निकलना था। मैं आगमाना रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता क्लारा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी किस्म की बेहुदगी करूं। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ दोस्तों जैसा बर्ताव किया जाए। तुम मुझे मुलाजम समझोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। फिर ये कब तुम्हें मुलाजम समझा है? वो मेरे करीब खिसक आए। मैं तुम्हें बेहतरीन दोस्त का दर्जा दूंगी। तुम्हें मुझ पर हर कोई इख्तियार हासिल होगा जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त पर होता है। तुमने मेरी बात का गलत मतलब लिया है। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अव्वल व आखिर तुम्हारा मुलाजिम ही हूँ और रहूंगा, इसलिए मैं तुमसे कोई ऐसा ताल्लुक कायम नहीं कर सकूंगा जिससे मालिक मुलाजिम के रिश्ते की तौहीन होती हो। मैं तो रवैये की बात कर रहा था। ये तुम क्या मालिक मुलाजिम की बहस ले बैठे? उसने टदरे नाराजगी का इजहार किया और उठकर मेरे करीब आ गई। मैं तकल्फात की कायल नहीं हूँ। प्लीज क्लारा, मेरे हाथ उठा कर कहा, मुझे अपनी औकात में रहने दो। तुम एक बहुत बड़े गिरोह की सरबराह हो। मैं कोशिश के बावजूद तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शिरकत की पेशकश करती हूँ। इसे चलाने में मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगी। अब तो तुम्हें मेरी तरफ बढ़ने में कोई तबाद नहीं है ना? तुम्हारा ख्याल गलत है क्लारा। मैं हरगिज़ एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ और ना ही मैं शिरकत कबूल करता हूँ। जो आदमी पाबंदियां कबूल ना कर सकता, वो किसी भी फर्द की पाबंदी कबूल नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम था कि कभी वो शख्स भी मुझे ठुकराने की जुर्रत करेगा जिसे मैं पहली नजर में ही पसंद कर लूंगी। उसने पैर पटक कर कहा, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरी पदीराई कर सको? जितना तुमने मुझे पसंद किया होगा उससे कहीं ज्यादा मैंने तुम्हें पसंद किया है क्लारा। लेकिन मैं एक वक्त में एक रिश्ते का कायल हूं और मैं अपना ये उसूल किसी कीमत पर तोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये मेरा अटल फैसला है और तुम भी मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो। कोई बात नहीं मिस्टर एडम। उसने एक ठंडी सांस ली और वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। अगर तुम कारोबारी गुफ्तगू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि किस काम का कितना मुआवजा लोगे। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जब मैं किसी काम के करने की हामी भर लेता हूँ तो उसके बाद मुआवजे की बात नहीं करता। इस किस्म की कोई बात नहीं होती। इस किस्म की कोई बात होती तो पहले ही कर लेता। बेफिक्र हो, मुआवजा हमारे दरमियान कभी वजह इख्तलाफ नहीं बनेगा। तुम बहुत अजीब आदमी हो, क्लारा ने बेबसी से कहा। तुम्हारी हर बात ही निराली है, तो तुम्हें समझने से कासिर हूं। मुझे समझने की कोशिश करने की बजाय अपने मसाइल सुलझाने पर तवज्जो दो और ये बताओ कि रीना के मुतालबात क्या हैं। उसके मुतालबात मेरे लिए नाकाबिले कबूल हैं। मदाम क्लारा ने उसीले लहजे में कहा। रोज़े अव्वल ही से उसने मेरे कारोबार पर दांत गड़ा रखे हैं और जाहिर है ये बात तुम्हें मंजूर नहीं होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं। कौन ये बर्दाश्त करेगा कि बैठे बिठाए अपने मुनाफे की आधी रकम किसी और के हवाले कर दे और माइक्रो फिल्मों के लिए उसके क्या वाइम है। उनके लिए वह अलहदा एक बड़ी रकम तलब कर रही है।
क्या हमारे पास हराम की दौलत है कि हम यूं रकम उसके हवाले किए चले जाएं? क्लारा ने उसीले लहजे में कहा, उसे एक पाई भी मैं नहीं दूंगी। अभी ने उसे कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। ये ट्रांसमीटर बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। बादाम क्लारा मुझसे मादरत करके ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गई। उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन करके अपना कोड नंबर दोहराया। हमें तुम्हारे इन फजूल नंबरों की जरूरत नहीं है भूरी बिल्ली। दूसरी तरफ से तहदीद की चहकार सुनाई दी, जब मैं कॉल किया करो तो सीधी तरह बात किया करो। बादाम क्लारा ने स्विच ऑफ कर दिया और दांत पीस कर बोली, वही उल्लू की पट्टी बात करी है। मेरे हाथ आ जाए तो इसकी चटनी बनाकर रख दूं। मैं उससे बात करता हूँ। बैठे उठते हुए कहा, अगर तुम दरमियान में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी मत करना। अब ये तुम्हारा दर्द सर है, क्लारा ने बेजारी से कहा। मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती, इसकी आवाज सुनकर ही खून खोलने लगता है। मैंने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का स्विच दोबारा ऑन किया। तहदीद ने उस वक्त गैर मुतवक्को तौर पर राब्ता कायम किया था। ये हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। उसे तो मेरी यहाँ मौजूदगी का गुमान तक नहीं हो सकता था। खुद मुझे नहीं मालूम था कि मादाम क्लारा इस वक्त मुझे यहाँ तलब करेगी। हेलो मैडम रीना सालोमन दी ग्रेट लेडी, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। मैडम डी फ्लूक 10 कुमर कंडम डी फ्लूक। तहदीब की तहकीर अमेज आवाज आई। मैं कंडम लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। भूरी बिल्ली को बुलाओ। वो क्यों तुम दबा कर भाग गई? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तहदीब का अंदाज इस कदर बेसाख्ता था कि हंसी रोकना मुश्किल हो गया था और क्लारा ने उसकी बात सुनकर दांत पीछे थे और अपने एक हाथ से गुंजा बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारा था। मैंने गंडम नहीं एडम कहा था मैडम, मैंने इनसी इज्जत करते हुए कहा। एडम डी फरूक, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम कौन से डम हो, एडम या डम डम। तहवीर की आवाज आई। मुझे तो तुम्हारी भूरी बिल्ली से बात करनी है, उसकी उर्राट मुझे बहुत पसंद है। आप उसे यार वो बात कर सकती हैं मैडम रीना जो मादाम क्लारा से करना चाहें, मैंने नरम लहजे में कहा। मैं तहदीब से बात करते वक्त घबराया था। मुझे खदशा था कि कहीं वो मेरी आवाज सुनकर बुखला ना जाए, मगर उसने जिस भी साख्ता रद्द-ए-अमल का इजहार किया था उसकी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया था। उसके अंदर वाकई बरत फैसले करने की सलाहियत थी। मैं तुमसे क्यों बात करूं? तहदीब का लहजा बदस्तूर हकारत अमेज था। मैं रीना सलोमन हूं और रीना किसी छोटे मोटे आदमी से बात करना अपनी तौहीन समझती है। मैं मादाम क्लारा के कारोबार का निगरानी खुसूसी हूँ, कोई गिरा पड़ा आदमी नहीं हूँ। मुझसे बात करके आपकी तौहीन नहीं होगी। क्या कहा? तहदीब की आवाज में चौंक जाने का तासर था। तुम क्या हो? निगरानी खुसूसी, मैंने जोर देकर कहा। बादाम के लिए तमाम अहम फैसले मैं ही करता हूँ। तो इससे पहले तुम कहाँ मरे हुए थे? तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। मैं शी गुराए से बाहर गया हुआ था, इसलिए आपको जहमत हुई। आज ही वापस आया हूँ और आते ही मादाम ने मुझे तमाम सूरत से आगाह किया तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। बकवास बात करो मिस्टर एडम, अचानक तहदीब ने सख्त लहजे में कहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ना तो क्लारा के गिरोह में निगरानी खुसूसी का कोई ओहदा है और ना ही एडम डी फरूक नामी कोई शख्स उसके गिरोह में शामिल है। तहदीब के रिमार्क्स पर बादाम क्लारा का चेहरा हैरत की ज्यादती से बिगड़ गया। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई और उसके गिरोह के बारे में इस हद तक बाखबर हो। मालूमात नामुकम्मल भी तो हो सकती हैं मैडम रीना, मैंने नरम लहजे में कहा। जरूरी तो नहीं कि हमसे मुतल्लक हर बात आपके यकीन में हो, वो उसी बातें खुफिया नोयत की भी होती हैं। मेरा जवाब सुनकर क्लारा ने पसंदीदगी से सारी लाया। रीना सालोमन उस हद तक उसके अजाब पर सवार हो गई थी कि वो उसे गुफ्तगू तक के मामले में शिकस्त खुर्दा देखने की मुतमन्ना थी। तुम अगर रीना से वाकिफ होते तो कभी इतनी बेहुदा बात ना करते। किसी के खिलाफ मुकम्मल मालूमात हासिल किए बगैर मैदान में उतरना रीना की रिवायत के खिलाफ है। मैं आपकी इस बात पर क्या तबसरा कर सकता हूँ मैडम, मैंने बेबसी जाहिर की। कुछ भी तबसरा नहीं जाहिर कर सकते, तुम्हारे मुंह से दूध की बू आती है। तुम निगरानी खुसूसी बनने के ख्वाब देख रहे हो, पहले आजमाइशी मराहल से तो गुजर गए हो। क्लारा बहुत बुरी तरह चौंकी थी और उसके चेहरे पर इज़्तिराब के आसार नजर आए थे। मैंने भी चौंकने का मुजाहरा किया था। मैं आपका मतलब नहीं समझा मैडम, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। क्या समझना चाहते हो? तुम एक इंतहाई अहमक आदमी हो। तुमने अपनी शार्पिंग से फॉक्स स्ट्रीट को मुतासर कर लिया था, मगर मैं फॉक्स स्ट्रीट नहीं हूँ। तुमने जाली फौजियों के बल पर जीन्स चार्ली के शराब खाने में घुसने की जुर्रत की, मगर मेरे आदमी वो हैं जो असल फौजियों की भी खातर में नहीं लाते। तुम जैसे अहमक फॉक्स स्ट्रीट जैसे गधों को तो मुतासर कर सकते हो, लेकिन मेरा नाम रीना है। मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें एक उम्र का तजर्बा दरकार होगा। मैंने सख्ती से ऊंट बेच लिए। मादाम क्लारा की हालत तो दीदी नहीं थी। वो जो ईडल की मायानाज एजेंट थी, रैंडल की दस्त से राज समझी जाती थी। मैंने और तहदीब ने मिलकर उसे हवास बाख्ता कर दिया था। मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि तहदीब ने इस वक्त कॉल कैसे कर ली, लेकिन उसने जो गुफ्तगू की थी उसने मुझे और ज्यादा हैरान किया था।
मुझे अंदाजा तो था कि तहजीब बर वक्त फैसले कर सकती है, मगर ये अंदाजा बहरहाल नहीं था तो वो इस हद तक सही सिमत में भी कदम उठा सकती है। क्या सोचने लगे मिस्टर निगराने खुसूसी? तहजीब की आवाज आई। कहूँ तो ये भी बता दूं कि क्राउन क्लब से तुम्हें बंद वैन में ले जाया गया था। बंद वैन में ले जाने का मकसद ये था कि तुम अपनी मंजिल के बारे में कुछ ना जान सको, लेकिन रीना सोलोमन तुम्हें बता सकती है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। आपकी कारकर्दगी की तारीफ ना करना ज्यादती होगी मैडम, मैंने भर्राई हुई आवाज ने कहा। लेकिन ये सब बातें पुरानी हो चुकी। लेकिन तादातरीन सूरत-ए-हाल ये है कि बादाम कलारा ने मुझे आपके साथ मुज़ाकरात करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। इतनी अकल मैं भी रखती हूँ मिस्टर एडम, और मैं उसकी चालों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। खुद बेबस होने के बाद अब वो मुझे तुम्हारे जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। अगर आपने इस किस्म के अंदाजा लगाना शुरू कर दिए हैं तो हमारे दरमियान काम की कोई बात नहीं हो सकेगी। लिहाजा मेरा मतलब है कि मकसद की तरफ आ जाएं। क्यों नहीं मिस्टर एडम? तहजीब ने मदर का खेल लहजे में कहा। पूरी बिल्ली ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि रीना तुम्हारे कारोबार में 50% शराकत की ख्वाहिश रखती है। ना सिर्फ बता दिया बल्कि उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। मैंने हाथ उठाकर कलारा को बोलने से रोका, जिसने मुजरिबाना अंदाज में कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। मेरे इशारे पर वो चुप तो होगी, लेकिन अब भी यूं महसूस हो रहा था वजह से कुछ कहने के लिए बेचैन हो। और माइक्रो फिल्मों के लिए हमारा मुतालबा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तहजीब गुराई। डेज ये कि इस रकम की अदायगी के लिए तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दी जा सकती। फिल्मों की अहमियत के पेश नजर रकम की कोई हकीकत नहीं है मैडम। रकम आपको परसों अदा कर दी जाएगी और उसी वक्त हम माइक्रो फिल्में भी वसूल कर लेंगे। मैं तुम लोगों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुमने हमारे साथ धोखा करने का प्रोग्राम बनाया है। अगर हमने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया भी है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मादाम कलारा के गिरोह में तो बकौल आपके तमाम गधे बसते हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। और मेरी बात पर दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा छा गया। तुम गलत समझ रहे हो। चंद लम्हों बाद तहदीर की आवाज आई। हमें तुमसे कोई खौफ नहीं है। मैं तो तुम्हें उस बात से आगाह करना चाह रही हूँ कि अगर हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की गई तो तुम लोगों का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि धमकियों का सिलसिला मौकूफ करके कुछ काम की बातें कर ली जाएं? मैंने नरम लहजे में कहा। धमकियों का सिलसिला तो कलारा ने शुरू किया था। तहजीब ने कहा। हम तो अमन पसंद लोग हैं और हमारा रवैया शुरू ही से नॉर्मल था। गलतियां आदमियों ही से सरदर्द होती हैं मैडम रीना। मुझे इतराफ है कि मादाम कलारा का रवैया नामुनासिब था, और अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो आपको शिकायत का मौका ही ना मिलता। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें नए तरीके से आगाज करना चाहिए। ठीक है मिस्टर एडम, लेकिन मैं तुम लोगों की नीयत पर यकीन नहीं कर सकती। पहले तुम रकम अदा करोगे, उसके बाद फिल्में भिजवाई जाएंगी। ये तजवीज नाकाबिले कबूल है, मैंने कहा। दोनों चीजों का तबादला एक ही वक्त में होगा। इस किस्म के सौदों में यही तरीका इख्तियार किया जाता है। इस बात की क्या जमानत होगी कि तुम्हारी तरफ से धोखा नहीं किया जाएगा? हम ऐसा मुत्तफिका तरीकाकार तय कर लेते हैं जिसमें किसी तरह से भी धोखे का इम्कान न रहे। वो काम का इंतखाब आप खुद कर लें, मैं वहाँ रकम लेकर पहुंच जाऊंगा। आपकी तरफ से एक आदमी फिल्म ले आएगा, मैं रकम उसके हवाले कर दूंगा और रकम गिनने के बाद वो फिल्में मुझे दे देगा। ना आपकी तरफ से कोई मुदाखलत होगी और ना हमारी तरफ से। मामला सिर्फ दो अफराद के दरमियान ही रहेगा। धोखे फरेब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम रकम का बंदोबस्त करो मिस्टर एडम। परसों शाम 5 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। मुकाम के बारे में तुम्हें वक्त से 1 घंटा कबल मुतला कर दूंगी ताकि तुम लोग कोई चाल ना चल सको। मैं ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करके कलारा की तरफ मुड़ा। क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने ठीक किया ना? तुम्हें उससे रकम कम कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। 10 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। हम इसका बंदोबस्त कैसे करेंगे? रकम कौन उनके हवाले कर रहा है? हमें तो उनसे फिल्में निकलवानी है। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मादाम कलारा ने कहा। अगर तुमने उनसे फिल्में निकलवा ली तो भी रीना तो अंधेरे ही में रहेगी। मैं सिर्फ फिल्में ही नहीं लेकर आऊंगा, बल्कि उस शख्स को भी अगवा कर लूंगा जो फिल्में लेकर आएगा। बस एक आल भी हाथ आने की देर है। रीना ने जिन अंधेरों में खुद को छुपा रखा है वहाँ रोशनी रोशनी नजर आएगी। अंधा धुंध कोई कदम उठाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने बढ़ जाएं। कलारा ने घबरा कर कहा। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे बादल कुंडरा रहे थे। मैंने तुम्हें बताया कि मैं जो कदम भी उठाता हूँ पूरे एतमाद से उठाता हूँ। मैं ना सिर्फ रकम उसके हवाले नहीं करूंगा, बल्कि जो शख्स भी फिल्में लेकर आएगा जाहिर है उसका ताल्लुक रीना के गिरोह से ही होगा। उसके जरिए में रीना के बारे में कुछ न कुछ मालूमात तो हासिल हो ही जाएंगी और हमें इस सत्तू सी चीज की जरूरत है। एक मामूली सा क्लिप भी, एक मामूली सा सबूत भी हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। मादाम कलारा ने इस बात में सारी लाया। अगर तुम अपनी स्कीम पर कामयाबी से अमल कर गुजरे तो ये रीना की पहली शिकस्त होगी और उसके बाद तो लाइन ही लग जाएगी। फिर मैं उसे देखूंगी अंधेरों में रहकर काम करती है। कलारा ने दांत पीसे।
मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत चालाक है। रीना कोई सुराग नहीं छोड़ती। अब यही देख लो कि उसे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ मालूम है। सच्ची बात तो ये है कि इज्जत रीना ने मुझे भी हैरान कर दिया। मैंने सारी लाकर कहा, ऐसा मालूम होता कि मेरी हर नकल हरकत उसकी निगाह में थी। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि तुम इस कहाँ हो? क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा, वरना मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में सर खपाने का आदी नहीं हूँ। ठीक है मिस्टर एडम, क्लारा ने एक तवील सांस देकर कहा, अगर तुम रीना सलोमन के आदमी को पकड़ लाए तो अपने आखिरी इम्तिहान में भी कामयाब हो जाओगे। उस वक्त तक तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हारी रिहाइश के लिए चमड़ा प्यार कराए देती हूँ। नहीं क्लारा, वैर नबी मैं सारी लाया। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहीं रहूंगा। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, वरना परसों शाम 4 बजे से कबल मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्लारा ने मुझे रुकने पर इज़हार नहीं किया और मुझे अपनी एक कार में होटल भिजवा दिया। इस बार उसने मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। होटल वापस पहुंचा तो 3 बज चुके थे, मगर फ्लोरा जाग रही थी। वो एक सोफे पर बैठी सिगरेट नोशी कर रही थी और उसके सामने टेबल पर मौजूद एश ट्रे में सिगरेट के टोटे भरे पड़े थे। आइए मिस्टर एडम डी फ्लोक, मुझे देखकर उसने तनविया अंदाज में कहा, फुर्सत मिल गई आपको? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी लाखों। मैंने सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए कहा,